Good morning dear aspirants, welcome to Sunya PCS. So this is our chemistry lecture part 3 एंड जैसा कि हमने कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि हम जो है कुल मिलाकर 11 आवर्स में 10 to 11 आवर्स में आपको जो है कंप्लीट जनरल साइंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से करीबन जो मोर देन 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दिस इज विल बी आवर लास्ट लेक्चर एंड कुल मिला के देखा जाए तो केमिस्ट्री भी हमने जो है एज वी हैव प्रॉमिस 3.5 घंटे में आपकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई. तो चलिए लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके सो सब एसिड बेस इन सॉल्ट से क्वेश्चन आते हैं. अगर एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड क्या होता है, दे आर सॉर इन टेस्ट. याद रखिएगा टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, किस प्रकार से एसिड जो है वो आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, AB. ठीक है ना. ओके एंड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज एच आयन. एसिड को अगर आप वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, वो आपका एच आयन रिलीज करेगा. इज इट ओके. चलिए देखिए एसिड की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करेंगे एंड एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस एच आयन. अगर मान के चले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एच आयन जो है प्रोड्यूस होगा. ये कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा. क्या मोर देन 99% आपका आयोनाइड हो जाएगा. इससे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड. वीक एसिड की बात करेंगे तो ये पार्शियली आयोनाइज होता है. क्या ये पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब वी कैन से 60% आयोनाइजेशन होता है. ये आपका एच आयन रिलीज करते हैं. वीक एसिड होता है एग्जाम्पल के एसिटिक एसिड और आपका कार्बोनिक एसिड. ओके चलिए सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जाए तो कई बार बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा है कि आपके जो मोटर व्हीकल्स में जो वहाँ पे लीड एसिड बैटरी जो होता है, लीड एसिड बैटरी जो होता है उसमें कौन सा एसिड का प्रयोग होता है, उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है. स्टडी ऑफ बेसिस की बात करेंगे तो याद रखिएगा हैव बिटर टेस्ट, सॉपी टू टच. याद रखिएगा टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू. क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन. और जो बेस की बात करेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो एक्वास सोल्यूशन में ये क्या आपका OH आयन रिलीज करेगा. इज इट ओके. उसी प्रकार से जब कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग बेसिस करेंगे, पार्शियल आयोनाइजेशन होगा तो उसे वीक बेसिस करेंगे. एग्जाम्पल क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये सारे आपके क्या स्ट्रॉन्ग बेसिस है. वीक बेसिस की बात करें तो एमोनिया हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब आपके वीक बेसिस है. अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में नाइट्रिक एसिड की बात की जाए तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन होता है और आपको पता है कि फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, आपका फर्टिलाइजर में किया जाएगा, एक्सप्लोसिव में किया जाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर्स एंड बैटरीज, मैंने बताया था कार के बैटरीज में किया जाता है. ठीक है ना. उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो ये आपका मेटल क्लीनिंग, फूड प्रिपेयरिंग. और जो है स्टोमक की बात करेंगे, हम जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे स्टोमक में भी आपका जो है फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज होता है. याद रखिएगा इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग होता है. एसिडिक एसिड की बात करेंगे तो वीक एसिड होता है. ये देखिए हम लोग जो पेप्सी कोका, थम्सअप जो सोडा ड्रिंक होते हैं, सोडा ड्रिंक के अंदर में आपका कार्बोनिक एसिड होता है, आपका वीक एसिड. याद रखिएगा H2CO3. और जो बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स में वो जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आई सावर होता है. क्या होता है, आई सावर होता है. इसके अंदर आपका बोरिक एसिड होता है. ठीक है ना. कॉमन बेसिस की बात करेंगे तो याद रखिए कुछ आपको एग्जामिनेशन में नाम भी याद करना था. जैसे डायरेक्टली पूछ दिया जाता है बेकिंग सोडा. हम बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट. तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है बेकिंग सोडा क्या है, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. ये याद रखिए एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है. और कॉस्टिक सोडा की बात करेंगे तो कॉस्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक है ना. इज इट ओके. चलिए अब हम एसिड बेस इंडिकेटर की बात करेंगे. अब ये आपको कैसे पता चलेगा, कोई चीज़, कोई सब्सटेंस आपको दे दिया जाए, कोई सोल्यूशन आपको दे दिया जाए, देन आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि वो आपके एसिड है या बेस है. तो उससे पता करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर. इंडिकेटर्स आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं और आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं. ठीक है. चलिए देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो हमें नेचुरली मिलता है. लिटमस पेपर की बात करेंगे, लिटमस पेपर आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है. ये आपके अगर हम एसिड की बात करेंगे तो ये आपको ब्लू लिटमस जो है रेड कर देता है. बेस की बात करेंगे तो रेड लिटमस को ये आपका ब्लू कर देता है. टर्मेरिक भी क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर है, आपको कलर चेंजेस को याद करने की जरूरत नहीं है.
मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे, फेनोप्थेलिन की बात करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर से इसका भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग कि सब्सटेंस गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ऑल फैक्ट्री, ओनियन, वेनिला। ऑल फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि हम जो है इसका इस्तेमाल करके जो है हम पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है बेस, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है, स्मेल है। क्या है, स्मेल के थ्रू। उसके बाद आपको पीएच स्केल होता है, तो पीएच स्केल की बात करेंगे। अगर हम पीएच स्केल की बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसे देख लेते हैं हम लोग। पीएच स्केल की बात करेंगे, देखिए पीएच स्केल की बात अगर हम करते हैं तो इसका रेंज क्या होता है। इसका रेंज की अगर हम बात करेंगे तो इसका रेंज आपका जो है 1 से लेकर 14 तक होता है। 7 जो है आपका क्या है, न्यूट्रल स्टेट है। क्या है, न्यूट्रल स्टेट है। ओके, 1 to 7 क्या होता है, 1 to 7 आपका एसिड होता है, और 7 to 14 आपका क्या होता है, ये आपका बेस होता है। एसिडिटी देखिए, याद रखिएगा, एसिडिटी जो है आपका 7 to 1, मतलब अगर बाई चांस की बात है पीएच अगर आपका 1 है, अब पीएच अगर आपका 2 है तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, 1 वाला होगा। इससे बेसिसिटी की बात करें तो इस साइड इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ओके, अब याद रखिएगा एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर है। तो वाटर आप सभी को पता है कि वाटर क्या होता है, इसका पीएच जो होता है 7 होता है, ठीक है। तो याद देखिए एग्जामिनेशन में पूछा गया वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है, कई बार पूछा गया। जो सॉल्ट जो होता है इट डिपेंड्स, ये आपका डिपेंड करता है। जनरली अगर इसकी बात करें तो न्यूट्रल होता है, लेकिन डिपेंड करता है। बाई चांस की बात है स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो क्या होगा, प्रोडक्शन तो आपका सॉल्ट और वाटर ही होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, स्लाइटली एसिडिक सॉल्ट होगा। उसी तरीके से अगर मान के चलिए कि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। इज इट ओके। आपका जो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। इस रिएक्शन को हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या पीएच का इंपॉर्टेंट होता है, तो पीएच की इंपॉर्टेंस में अगर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला आपका सपोज ये स्टोमक है, तो स्टोमक में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, और आपका पेप्सिनोजेन रिलीज करते हैं। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेयर फॉर्म होगा म्यूकस, जो स्टोमक के इनर लीनिंग साइड में जो सबसे पहला जो लेयर फॉर्म होगा, ये किसका लेयर है, ये लेयर जो है आपका म्यूकस है, ये म्यूकस है। और इसके अंदर में फिर क्या होगा, इसके अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके अंदर में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये आपका क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ताकि क्या हो, जो स्टोमक की इनर लाइनिंग हो वो आपकी डैमेज ना हो, इसलिए म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो फूड जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, फूड जो है एसिडिक मीडियम में आ जाता है। इसी एसिडिक मीडियम में आने के कारण क्या होता है, जो पेप्सिनोजेन जो एंजाइम होता है, इसको हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। पेप्सिनोजेन जो एंजाइम होता है वो आपका इनएक्टिव स्टेट में रहता है। किस में रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। एसिडिक मीडियम में आने के कारण क्या होता है, ये एक्टिव स्टेट में आ जाता है। ये आपका जो है पेप्सिन स्टेट एक्टिव स्टेट में आ जाता है। और यही पेप्सिन जो है आपका किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन पे एक्ट करता है, ताकि जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन को प्रोटीज एंड आपका पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एसिड। इन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे टूथ वगैरह होता है, तो टूथ में यहाँ पे अगर फूड आपका बच चुका है तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया एक्ट करने के कारण क्या होता है, ये जो है ये आपका एसिडिक मीडियम हो जाता है, ये आपका स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। इसलिए हम जो टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं, याद रखिएगा टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट क्या होता है, स्लाइटली
बेसिक इन नेचर होता है ताकि इस एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, इज इट ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा, सॉइल की अगर हम बात करें, अगर सॉइल आपका एसिड है तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एसिडिक है तो बेस का इस्तेमाल करेंगे। और सॉइल अगर बाई चांस की बात है बेसिक हो चुका है तो यहाँ पे हम जो है एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अगर बाई चांस की बात है। ओके, चलिए सॉल्ट्स हम स्टडी कर चुके हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, सब स्टडी कर चुके हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे, देखिए अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट किस प्रकार से आता है, कॉपर सल्फेट इनटू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत यूपीएससी का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार यूपीएससी ने से पूछा है क्वेश्चन को। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसे हीट किया जाता है 150 डिग्री सेल्सियस पे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ जिप्सम का क्या है 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, और वही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जैसे बाई चांस के हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं, उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करते हैं और उस पर फिर आपको पट्टी लगा देते हैं, फिर वही हार्ड हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। याद रखिएगा, ब्लीचिंग जो होता है, ब्लीचिंग की बात करेंगे, ब्लीचिंग में जहाँ क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन आपका ब्लीच करता है। ब्लीचिंग कहने का मतलब होता है कि आपको शर्ट्स वगैरह अगर उसमें ब्लीचिंग पाउडर में डाल दिए उससे कलर चले जाते हैं, और ये ब्लीचिंग इफेक्ट जो होता है आपका परमानेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट होता है। अब देखिए सॉल्ट्स की बात करेंगे, आपका चार्ट है कौन सा सॉल्ट का कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे अगर एमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसका प्रयोग आपका टॉर्च बैटरीज में किया जाता है। एमोनियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करेंगे तो इसका आपका मेडिसिन में किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में किया जाता है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में आपका किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर है, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, द टर्म इलेक्ट्रोलाइसिस वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड इन द 19th सेंचुरी बाय माइकल फेराडे। किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था, माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे समझ लेते हैं हम लोग, एक डायग्राम के थ्रू जो है सब समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए यहाँ क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक वेस, ये किससे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल कहते हैं। उसके बाद इस वेसल में ये जो लिक्विड जो रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो सकते हैं, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, न्यूट्रल सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, ओके चलिए अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक आपका इलेक्ट्रोड है। ओके, ये आपका क्या है, दिस इज योर इलेक्ट्रोड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो है बैटरी से कनेक्टेड है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है ना, ओके, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट जो है जब करंट फ्लो करेगा, सपोज मान के चलिए कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है ये आपका कॉपर से बना हुआ है, ये इसका इलेक्ट्रोड जो है किससे बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, समझेंगे चीज़ों को। और ये आपका आयरन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। ठीक है ना, इज इट ओके, सॉरी, ये आपका आयरन से बना हुआ है, सपोज ये आपका आयरन से बना हुआ है। क्यों, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये किससे बना हुआ है, ये आपका जो है कॉपर से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो सोल्यूशन जो है वो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे,
जब ये इलेक्ट्रिक करंट इस पर पास होगा तो क्या होगा, ये कॉपर आयन में ब्रेक हो जाएगा प्लस सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाएगा, सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको कॉपर आयन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या सल्फेट आयन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या कॉपर आयन की बात करें तो कॉपर आयन जो है यहाँ पर क्या है, कैटायंस है। कॉपर आयन की बात करेंगे, ये क्या है आपका कैटायंस है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ मूव करेगा, ये आपको नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करेगा। तो ये जो आपका कहाँ मूव करेगा, कैथोड की ओर मूव करेगा, क्योंकि कैथोड के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होगा, कॉपर आयन जो है ये जब मूव करेगा आपका कैथोड के पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये किस में, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट। तो कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा, याद रखिए कॉपर डिपॉजिट होगा आपका कहाँ डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा कहाँ होगा, ये आपका कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। क्योंकि कॉपर में क्या है, पॉजिटिव आयन है, तो इसको न्यूट्रलाइज होने के लिए इसको क्या मतलब, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे सल्फेट की बात करेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये किसको दे देगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे देगा, ये आपका एनोड को दे देगा। तो एनोड पे जो है आपका ये सल्फर गैसेस इवॉल्व होगा, क्या होगा, सल्फर गैसेस इवॉल्व होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए ओके, याद रखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। किसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, सपोज ये आयरन है, ये क्या था, ये आपका कॉपर था, ठीक है। तो कॉपर का आप जो है हम लोग, कॉपर काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है ना। ये आपका आयरन है। अब आयरन को जो है, आयरन के ऊपर में आपको कॉपर का कवरिंग करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अगर बाई चांस की बात है आयरन है, आयरन के ऊपर में कॉपर का कवरिंग करना है, तो आयरन को हम लोग क्या, आयरन का इलेक्ट्रोड बनाएंगे, आयरन के इलेक्ट्रोड बनाएंगे, अंदर सोल्यूशन क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहेगा, ताकि कॉपर जो है वो आपका इस पर आयरन पे डिपॉजिट हो जाता है। इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोलाइसिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले फ्यूल्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, फ्यूल्स का स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल की बात करेंगे, गुड फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, गुड फ्यूल का जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, लेस स्मोक, लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, इजी अवेलेबिलिटी, इनएक्सपेंसिव, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो 2 प्रकार के एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि इनएग्जॉस्टिबल नेचर है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, ये सारे अन्य बायोमास एनर्जी, ये सारे आपके क्या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, फोसिल फ्यूल्स होते हैं, क्या फोसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे क्या इनएग्जॉस्टिबल नेचर है, ठीक है ना, खत्म हो जाएंगे। चलिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन फ्यूल, फूड ऑफ फ्यूल विच इज डिटरमाइंड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। इसको कैलोरीफिक पावर भी देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है, अगर हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे तो अगर आप जो है 1 kg फ्यूल बर्न करते हैं तो उसके मुकाबले आपको कितना किलो जूल्स एनर्जी मिलता है, कितना किलो जूल एनर्जी मिलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होगी फ्यूल की, उसकी एफिशिएंसी अधिक होगी। अब देखिए क्या होता है, एक होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एक होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो एक होता है आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 2 होते हैं आपके, एक होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है, देखिए अगर आप फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, आपका एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, प्लस यहाँ से आपको क्या होगा, वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं,
वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। वाटर वेपर में क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ठीक है ना। अगर आप जो है इस वाटर को कूल कर दीजिएगा तो आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में मिल जाएगा। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ कंबसन जो होता है उसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ कंबसन जो होता है उसके अंदर में जो एनर्जी होता है वो भी, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या एनर्जी होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो ये आपका क्या होगी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। नेट में क्या होता है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू में सिर्फ हम लोग एनर्जी को ही कंसीडर करते हैं, और जो वाटर वेपर है लेट इट एस्केप, उसे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए फ्यूल की बात करेंगे, अगर हम सबसे काउडंग की बात करें तो काउडंग जो है आपका कितना एनर्जी रिलीज करता है। काउडंग की बात करेंगे तो ये आपका देखिए 1 kg अगर काउडंग को बर्न करते हैं तो 6 to 8,000 ऑफ किलो जूल्स आपका एनर्जी रिलीज होता है। ऊड को बर्न कीजिएगा तो ऊड से कितना होता है, 17,000 to 22,000 होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे पेट्रोल की बात करेंगे, पेट्रोल को अगर आप बर्न करते हैं 1 kg तो कितना निकलेगा किलो जूल, 45,000 निकलेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, हाइड्रोजन। याद रखिएगा 1 kg अगर आप हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो आपको 1.5 लाख किलो जूल ऑफ एनर्जी मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स की बात करेंगे तो प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी फ्यूल्स होते हैं। प्राइमरी फ्यूल्स वो होते हैं जो हमें नेचर के थ्रू डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे वुड, पीट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। सेकेंडरी फ्यूल वो होते हैं जो कि हम प्राइमरी फ्यूल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोक, कोल, केरोसिन, ये सब आपके क्या हो गया, ठीक है। चलिए अब याद रखिएगा कोल की अगर हम बात करेंगे तो कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता है कि जियोसिंक्लाइंस होते हैं, जियोसिंक्लाइंस है, यहाँ पे क्या होते हैं, वेजिटेशन डिपोजिट होते चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। तो सेडिमेंट जब काफ़ी ज़्यादा डिपोजिट हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर के कारण टेम्परेचर भी काफ़ी इंक्रीज होता है। इसके कारण से इनका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। अब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होकर सबसे पहला जो फॉर्म होता है इसे हम लोग पीट कहते हैं, कहीं कहीं किताबों में कोल कहा जाता है, लेकिन इसकी एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं, इसलिए हम लोग जो है पीट को कोल कंसीडर नहीं करते। उसके बाद फिर जब हीट एंड प्रेशर इंक्रीज होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोल कहते हैं। लिग्नाइट से बाद ये बिटुमिनस में कन्वर्ट होता है जिसे सॉफ्ट कोल कहते हैं। और सबसे बेस्ट कोल होता है एंथ्रासाइट होता है। तो एंथ्रासाइट में क्या होता है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। याद रखिएगा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे एंथ्रासाइट कहते हैं। याद रखिए सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है, एंथ्रासाइट। उसके बाद क्या है आपका बिटुमिनस। याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट अगर पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में है तो एंथ्रासाइट में है, और उसके बाद किस में, बिटुमिनस में, ठीक है ना। और सबसे लेस मॉइस्चर कंटेंट किस में, एंथ्रासाइट में। सबसे एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट किस में होगा, पीट में होगा, ठीक है। ये देखिए चार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर गैस की बात करेंगे तो वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है ना। उसके नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन की परसेंटेज सबसे अधिक होती है। सब बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है। नेचुरल गैसेस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैसेस में मीथेन की परसेंटेज आपकी काफ़ी अधिक होती है। यही नेचुरल गैसेस को जो कंप्रेस कर दिया जाएगा तो सीएनजी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे भी मीथेन की परसेंटेज 95% होते हैं। एलपीजी में ब्यूटेन का परसेंटेज काफ़ी अधिक होता है। याद देखिएगा एलपीजी में ब्यूटेन का परसेंटेज काफ़ी अधिक होता है। इज इट ओके। देखिए अगर एलपीजी की बात करेंगे तो याद रखिएगा एलपीजी जो होता है हेवियर देन एयर है। ये आपका रूम है, सपोज यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर है आपका, तो जो गैसेस लीक होते हैं ना हेवियर देन एयर है, इसलिए डाउन में सेटल हो जाते हैं, ये एस्केप नहीं कर पाते। इसलिए अगर बाई चांस, इसलिए क्या होता है कि जब अगर बाई चांस की बात है गैस लीक हो रहा है, ऐसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और बाई चांस क्या होता है अगर फायर थोड़ा सा भी अगर आप एक माचिस भी जलाते तो आपका ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैस आपका जो है डाउन में एस्केप हो चुके हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं या तो सिलेंडर को बाहर रखिए या तो फिर वेंटिलेशन ऑफ पे रखिए, ताकि जो है ये आपका रिलीज हो जाए। और जब गैस लीक होता है तो आपको एक अलग तरह का स्मेल मिलता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इथाइल मार्केप्टन। ये किसके कारण होता है, इथाइल मार्केप्टन के कारण, ठीक है। चलिए क्लियर है। एक होता है नॉकिंग। नॉकिंग मतलब क्या होता है, द मेटलिक साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड नॉकिंग। सपोज ये आपका एक इंजन है, ऐसा इंजन है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर सपोज फ्यूल डिपॉजिट हो चुके हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली बर्निंग होगा, ठीक है ना। बर्निंग होगा तो इसी कारण से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर इंजन। और ऐसा पाया गया कि जो स्ट्रेट चेंज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो आपके स्ट्रेट चेंज जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके अधिक नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं इन कंपेरिजन टू ब्रांच चेन, ठीक है। इसलिए नॉकिंग को कम करने के लिए आपका एक कंपाउंड जला जाता है, जैसे याद रखिएगा टेट्राइथिल लीड होता है, जो कि आपका बेस्ट एंटीनो कंपाउंड। अगर आप डीजल में, पेट्रोल में अगर तेल डाल देते हैं तो क्या होता है, इसका नॉकिंग इससे कम हो जाता है। तो एग्जामिनेशन में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है।
फ्लैश पॉइंट क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल गिव्स सफिशिएंट वेपर्स टू फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट ऑफ इंडिया। फ्लैश पॉइंट इंडिया कितना 44 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लोसिव के बारे में पूछ रहे थे, एग्जामिनेशन में पूछा था। तो गन पाउडर क्या है? गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। पोटासियम नाइट्रेट होता है 75%, चारकोल होता है, सल्फर होता है। तो गन पाउडर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? पोटासियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रीनिट्रोटोल्यूइन, ठीक है ना, टीएनटी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, टीएनटी कहते हैं। तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। टीएनटी जो है, ठीक है, इस कहाँ प्रयोग किया जाता है? मिलिट्री सेल्स में किया जाता है, बॉम्ब्स एंड ग्रेनेड्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीनिट्रोग्लिसरीन की बात करेंगे, ये भी आपका एक्सप्लोसिव है, इसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं। याद रखिए कि नोबल ऑयल जो होता है, नोबल ऑयल, ये भी आपका एक्सप्लोसिव है। इसका क्या है टेक्निकल, इसका केमिकल नेम क्या है? ट्रीनिट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। और ट्रीनिट्रोग्लिसरीन जो है इसका यूज़ डायनामाइट में किया जाता है। किसका? डायनामाइट में। कभी का एग्जाम्पल में पूछ जाता है तो डायनामाइट में आपका नोबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। यस, नोबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। नोबल ऑयल को हम जो है ट्रीनिट्रोग्लिसरीन कहते हैं। चलिए अब हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके? आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। टाइम का थोड़ा सा जो है टाइम कांस्टेंट है, बट डोंट वरी। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की बात कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा कार्बन की जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जस्ट मोमेंट, थोड़ा सा कभी कभार पता ही आपको टेक्निकल चीज़ें हैं समटाइम। चलिए कार्बन को जो है हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन की अगर हम बात करेंगे देन जस्ट अ मोमेंट, ओके। चलिए सो कभी देखिए कभी ये सब चीज़ें क्या है, टेक्निकल चीज़ें हैं तो थोड़ा सा कभी कभार हो ही जाता है। चलिए कार्बन का स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं? कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करने का सबसे इंपॉर्टेंट हमें पहले जो है कार्बन को समझना। तो कार्बन की अगर हम बात करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो 6 है तो क्या होगा, इसके पहले सेल में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरे सेल में कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो अब देखिए कार्बन के पास क्या ऑप्शन है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। अगर कार्बन जो है जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो कार्बन के पास 2 ऑप्शन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए क्या है? ऑक्टेट रूल के अनुसार, ऑक्टेट रूल के अनुसार क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन से तो पहला स्टेप ये है 4 इलेक्ट्रॉन को जो है ये क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर दे। दूसरा क्या है? तो लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा? बाहर सेल में से 2 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का। दूसरा क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले ताकि इसका बाहर में अगर हम बात करेंगे तो 8 सेल हो जाएगा। लेकिन दोनों फिजिबल नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स का आप रिमूव करना चाहते तो हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन होना चाहिए। हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए जो कि फिजिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है कार्बन आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है। रीजन बीइंग व्हाट? कार्बन साइज काफ़ी छोटा होता है। कार्बन
का जो साइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए जो है कार्बन आपका जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कार्बन आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इसीलिए कार्बन आपका क्या फॉर्म करता है, कार्बन आपका जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। अब देखिए कार्बन के पास कितने, बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ जब ये कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास कितना, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन इससे से शेयर कर लेगा, इससे से शेयर कर लेगा, शेयर कर लेगा, शेयर कर लेगा, तो हाइड्रोजन का आउटर सेल में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। वही कार्बन में देखिए, कार्बन में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये जो बॉन्ड जो फॉर्म हुआ, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इज इट ओके। चलिए अब एक और कार्बन की खास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या 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 कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कार्बन जो है कार्बन के साथ कंबाइन कर करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे ये क्या लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहे हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, आपका क्लोज रिंग है, ठीक है। चलिए ऑकरेंस ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, inside the earth crust and all living organism. Carbon is present in fuels like wood, coal, charcoal, coke, petroleum, natural gas, biogas, Mars gas. Carbon is present in compounds like carbonates, hydrocarbonates, है ना। Carbon is found in the fish, diamond, graphite, fluorine, सब जगह जो है आपका कार्बन पाया जाता है। देखिए कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन जो है आपका 2 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, एक होता है एमोर्फोस फॉर्म, ठीक है। देखिए क्या होता है, एलोट्रोपी की बात करेंगे। एलोट्रोपी क्या होता है, the phenomena due to which elements exhibit different physical forms, मतलब they have same chemical properties but एलोट्रोपी का मतलब होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो तो सेम होती है लेकिन फिजिकल फॉर्म में डिफर हो जाता है। वो फिजिकली देखेंगे तो वो डिफर हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। इसे अगर हम बात करेंगे, कार्बन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो देखिए डायमंड की भी बात करें, डायमंड में भी कार्बन है और ग्रेफाइट में भी कार्बन है। तो केमिकली देखने की कोशिश करेंगे दोनों सेम है लेकिन फिजिकल फॉर्म आपका डिफर हो जाता है, इसलिए आपका क्या है, ये आपका एलोट्रोपिक फॉर्म है। एमोर्फोस फॉर्म, पाउडर फॉर्म में बात करेंगे तो चारकोल, लैम्प ब्लैक, कोल, कोक में ये पाया जाता है, ठीक है ना। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, तीनों को हम स्टडी कर लेंगे। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है और आपका डायमंड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, फुलरेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से। अगर डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड का ये जो है 3D स्ट्रक्चर है। क्या है इसमें, 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर। इसे 3D स्ट्रक्चर होने के कारण जो है डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, याद रहेगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। इसलिए ड्रिलिंग मशीन की बात करें या कटिंग की बात करें तो कटिंग में जो है यहाँ टिप्स पे आपका डायमंड लगा रहता है। क्या लगा रहता है, डायमंड, क्योंकि डायमंड जो है सभी मेटल में सबसे हार्ड है। तो अगर हार्ड रहेगा तो आराम से कट कर सकेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर जो है 3D स्ट्रक्चर के कारण डायमंड हार्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे जो कार्बन एटम की बात करेंगे तो कार्बन एटम में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चारों आपके यूटिलाइज हो जाते हैं, चारों। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होता है। इसलिए डायमंड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम बात करें ग्रेफाइट की। आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन जो रहता है अनयूटिलाइज रहता है, आपका अनयूटिलाइज रहता है, इसका प्रयोग नहीं होता है कोवलेंट बॉन्ड। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो ग्रेफाइट है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। उसके जो डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स में ये जो देख रही है आप किससे जुड़े हुए, आपके वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, मैंने बता दिया कि ग्रेफाइट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइज हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूटिलाइज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसी कारण से ग्रेफाइट जो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रेफाइट जो होते हैं डिफरेंट लेयर्स में होते हैं। ये लेयर जो जॉइन होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस से काम होता है। वैन डर वाल फोर्सेस जो है ये आपका काफ़ी वीक फोर्स है, काफ़ी कमज़ोर फोर्स है। और वीक फोर्सेज होने के कारण थोड़ा सा भी हीट देते हैं आपको वैन डर वाल फोर्सेज जो है टूट जाते हैं। टूटने के कारण क्या है, ये 2 लेयर्स जो है स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ग्रेफाइट का प्रयोग जो है लुब्रिकेंट में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए ओके, इसका प्रयोग की बात करेंगे ग्रेफाइट की। अगर हम
बात हम लोग ग्रेफाइट की बात करेंगे तो लीड पेंसिल जो होते हैं, हम लोग जो पेंसिल यूज़ करते हैं वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज़ होता है। उसके बाद देखिए ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो लुब्रिकेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो डिफरेंट लेयर जो है, डिफरेंट लेयर्स की अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट लेयर जो है किससे जुड़े हुए हैं, वो आपके वेंडेबल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। तो आप हीट सप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएंगे, स्लाइड करना शुरू कर देंगे, तो ये आपको लुब्रिकेंट बन जाते हैं। यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, चलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, आपका सॉलिड स्टेट में रहता है। जैसे इसको आप एटमॉस्फेयर में लेके आएगा, इसमें ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है सब्लिमेशन कहते हैं। ये आपका कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। कार्बन ब्लैक जो हम लोग पहले के ज़माने में लल्टेम यूज़ करते, तो लल्टेम के जो शीशे में जो इनर साइड में देखेंगे जो ब्लैक जो डिपॉजिट होता है ना, वो आपका कार्बन ब्लैक है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन को, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। याद रखिएगा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना था यूरिया है। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, NH2CONH2। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ओपन चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक, एरोमेटिक। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है ना, अगर हम जो है हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ओके, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या इसको देखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, पेट भरा हुआ है। ठीक है, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। ठीक है ना, एल्केन कहते हैं, याद रखेंगे, एल्केन्स कहते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है ना। अब देखिए एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या करता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। इज इट ओके। यहाँ पे कितना होगा, C3 हो गया, तो C3 होगा तो कितना होगा, H कितना होगा, 8 होगा, तो H 8 है देखिए। ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे एल्केन के नाम पे। तो इसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एल्कीन्स। क्या होता है, एल्कीन्स होता है। एल्कीन्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछा गया एग्जामिनेशन में, CnH2n होता है। ये आपका डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म होने, यहाँ पे क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका, डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, सॉरी, डबल कोवलेंट किस प्रकार से फॉर्म होती है, देखिए सिंगल तो हम लोगों ने देखा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, ओके, चलिए ये क्या होगा, हाइड्रोजन कंबाइन हो गया। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए अब यहाँ पे कितना हो गया, इस कार्बन के पास कितना है, देखिए कार्बन यहाँ पे शेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ पे कार्बन जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन जो है डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन्स कहते हैं। उसी तरीका से एक होता है आपका एल्काइंस होता है। क्या होता है, एल्काइंस होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, चलिए उसके बाद होता है साइक्लिक, जिसे एसाइक्लिक कहते हैं, फिर एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड देखिए एल्केन्स हम स्टडी कर चुके हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है किस सबसे निकले हैं, एरोमा सबसे निकले। एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल होता है। ठीक है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड का जो पेरेंट कंपाउंड होता है, पेरेंट कंपाउंड वो क्या है, बेंजीन रिंग है। आपका बेंजीन रिंग इसका पेरेंट कंपाउंड है। ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6, ये आपका पेरेंट कंपाउंड। उसके ऊपर में अगर आपने CH3 ग्रुप लगा दिया, टोल्विन हो गया, 2 ज्वाइन कर देते नैप्थेलिन हो गया। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म मतलब ये होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। देखिए इनकी जो है केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम है दोनों की, लेकिन ये आपका क्या है, इसे हम एन ब्यूटेन कहते हैं, इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं।
ये आपका स्ट्रेट चेन है, ये आपका क्या एलिफेटिक कंपाउंड है। तो मतलब दे हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट दे डिफर इन केमिकल स्ट्रक्चर, ये ठीक है ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल की बात करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल की बात करेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स ए मिक्सचर इनटू ए नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, इसको फ्रैक्शंस कहते हैं। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल कितना टेम्परेचर होता है 350 डिग्री, यहाँ पे हम लोगों ने हीट करके डाल दिया, इसके ऊपर का टेम्परेचर 40 डिग्री है। अभी 40 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो क्या होगा, देखिए एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रकार से होता है देखेंगे, हम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लासेस में रिवीजन भी किया था। सपोज दो लिक्विड है, ए लिक्विड है जो आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 40 डिग्री है, बी लिक्विड है जिसका 90 डिग्री है, तो और ये आपका मान के चलिए वेसल है, यहाँ पे ए बी लिक्विड दोनों मिक्स है। आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे ही आपने हीट किया तो सबसे पहले किसका वेपर फॉर्म होगा, सबसे पहले जो है किसका वेपर फॉर्म होगा, ये आपका कंडेंसर है, वाटर है, ये आपका क्या है, ये आपका वाटर है, कूलिंग अरेंजमेंट है, वाटर है, ये आपका होगा, ठीक है ना। अब आपने सबसे पहले कितना इसको हीट किया, इसको 40 डिग्री पे हीट किया, तो आपका ए लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में हुआ, जब यहाँ कूल हो गया यहाँ पे आपका ए लिक्विड कलेक्ट हो गया, 20 में रह गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर हम बात करेंगे, देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, 40 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा, इसका वेपर जनरेशन हुआ। अब वेपर जो है किसका था, वेपर अगर हम बात करेंगे तो वेपर किसका था, वेपर आपका पेट्रोल का था। पेट्रोल का कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 25 होता है। पेट्रोलियम में कितना होता है, 25 to 60 होता है। नैफ्था का कितना होता है, 60 to 180 होता है। पैराफिन का कितना होता है, 180 to 220 होता है। डीजल, तो इस तरीके से आप जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्रूड ऑयल से डिफरेंट कंपोनेंट्स निकालते हैं। आपको पता है इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि जामनगर में है, सबसे बड़ा है, वो आपका क्रूड ऑयल जो है पर्सियन गल्फ से वगैरह से लेके आता है। उसके बाद यहाँ पे उसका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, फिर मार्केट में वो सेल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रैकिंग की बात करेंगे। जैसा मैंने बताया था कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन के अंदर कार्बन के अंदर में जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण से कार्बन जो है काफ़ी लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। अब कभी कभार क्या होता है, इस लॉन्ग चेन को जो है हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए इसका जो हमें क्रैकिंग करना पड़ता है, बीच से तोड़ना पड़ता है। लेकिन इसको हम लोग टेक्निकली क्रैकिंग कहते हैं या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग जो है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखिए अब हेक्सेन है, हेक्सेन को 600 to 700 डिग्री आपने हीट किया, हीट करने के बाद जो है पास ओवर कैटलिस्ट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, ये आपका ब्यूटेन एंड इथिन में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। देखिए पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, देखिए अगर हम बात करेंगे इथिन की बात करेंगे या CH2 इथिन जो है ये आपका क्या है, मोनोमर है, एक है। और इसी इथिन को जब हम लोग बहुत सारे इथिन को जब एक साथ जोड़ देते हैं रिपीटिंग यूनिट के साथ में, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये आपका पॉलीथीन पॉलीमर फॉर्म करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जब इथिन जो है, एक इथिन है, उसी इथिन को बहुत सारे इथिन को जब साथ में जोड़ देंगे और पॉलीथीन फॉर्म करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पॉलीमर्स की बात करेंगे तो नेचुरल पॉलीमर्स जो कि आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। सेमी सिंथेटिक जो होता है, ठीक है ना, सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल क्या होगा, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट। सिंथेटिक जो हम लोग खुद से बनाते हैं, जैसे रबर हो गया, सिंथेटिक रबर वगैरह हो गया, सिंथेटिक रबर। जैसे अगर सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करेंगे तो सबसे एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन जो हम इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन इथिन से बना है, बहुत सारे जब साथ में जुड़ जाते हैं पॉलीथीन। उसके बाद रबर की बात करेंगे, सबका सिंथेटिक है। देखिए प्लास्टिक्स की बात करेंगे, प्लास्टिक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक होता है, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। या देखिए थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिसे आप हीट कीजिएगा तो ये आपका सॉफ्ट हो जाएगा, ये आपका सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिन्हें आप हीट कीजिएगा वो आपका हार्ड रहेगा, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथिलीन, पॉलीस्टीरीन, PVC, टेफ्लॉन, ये सब आपके थर्मोप्लास्टिक्स है। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे एग्जाम्पल याद रखिएगा, बैकलाइट। जैसे प्रेशर कुकर की अगर हम बात करेंगे, प्रेशर कुकर जो है सपोज, ठीक है ना, प्रेशर कुकर की अगर हम बात करेंगे तो इसका हैंडल में जो प्लास्टिक ये लगा होता है, ये क्या होता है, बैकलाइट होता है। तभी तो कितना हीट सहने के बाद भी वो आपका हार्ड का हार्ड रहता है, ठीक है ना, इसे हम लोग बैकलाइट कहते हैं। देखिए अब क्यों ऐसा होता है समझते हैं। अगर थर्मोप्लास्टिक की बात करेंगे तो थर्मोप्लास्टिक को जब आप हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। क्यों, यहाँ पे जो है नो क्रॉस लिंक्स बिटवीन द चेन्स, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का क्रॉस लिंकेज नहीं है। वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे आप हीट करते हैं तो उसके कारण सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करेंगे तो यहाँ देखिए क्रॉस, यहाँ पे क्या क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग है, ये क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग है। पॉलीमर चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय क्रॉस कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग, जिससे कारण से आपका हार्ड का हार्ड रहता है, ठीक है ना। चलिए
नेचुरल रबर है। अब देखिए एक हम लोग याद रखेंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए वल्केनाइजेशन ऑफ रबर हम लोग समझेंगे तो नेचुरल रबर जो है बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर ऑफ 335 केल्विन। कितना? 335 केल्विन। तो मोर और लेस कितना हो जाएगा? 57 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये सॉफ्ट हो जाता है। 57 डिग्री सेल्सियस पे अप्रोक्सीमेटली सॉफ्ट हो जाता है। और अगर हम बात करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो क्या हो जाता है? ब्रिटल हो जाता है। इसी को प्रॉपर्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? सल्फर ऐड करते हैं और इसको हीट करते हैं इस टेम्परेचर पे, ताकि जो है रबर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब देखिए टायर की बात करेंगे, जो हम बाइक वगैरह में जो टायर जो होता है उस सड़क पे आप चला रहे हैं तो हीटिंग होगा फ्रिक्शन के कारण, और उसका टेम्परेचर जैसे ही 57 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। क्या आप बाइक चला पाएंगे? नहीं। तो वो सब जो टायर वगैरह में जो रबर यूज होता है उसको वल्केनाइज्ड किया जाता है, ठीक है। इज इट ओके? चलिए अब हम बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड, ठीक है ना। काफ़ी जल्दी करना पड़ रहा है समय की कमी को देखते हुए जो है, लेकिन हाँ जितना हम लोग पढ़े क्वेश्चन उसी से आएंगे। बस जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो बेस्ट है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है वो भी इसका रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करेंगे, पहले टाइप्स ऑफ वाटर को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वाटर जो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका हार्ड वाटर होता है, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर होता है। क्या होता है? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर की बात करेंगे तो सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? झाग का फॉर्मेशन होता है। इट लेदर्स विथ सोप। अगर मान के चलिए पानी सॉफ्ट वाटर है, ठीक है ना, इसमें आपने जो है साबुन से या डिटर्जेंट ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? झाग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? झाग का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं? इसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं। इससे आपके कपड़े जो है काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन होते हैं। लेकिन हार्ड वाटर की बात करेंगे तो हार्ड वाटर में क्या होता है? झाग जो होता है झाग फॉर्म नहीं होता है। हार्ड वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे झाग नहीं बल्कि एक नीचे में जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है। क्या? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यहाँ पे झाग का फॉर्मेशन नहीं होता है। कारण क्या है कि हार्ड वाटर जो रहता है इसमें आपके इनसोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ, यहाँ पे क्या रहता है? इसमें आपका क्या रहता है? इनसोल्यूबल। याद रखिएगा सॉरी हार्ड वाटर में क्या रहता है? याद रखेंगे हार्ड वाटर में जो है आपका सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। हार्ड वाटर में क्या होता है आपका? हार्ड वाटर की बात करेंगे तो सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखिए सोल्यूबल सॉल्ट है, अगर बाई चांस की बात है इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है तो क्या करता है? हार्ड वाटर को एक फिल्टर से पास करते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम सेपरेट हो जाता, फिर वो आपका सॉफ्ट वाटर बन जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसलिए सोल्यूबल सॉल्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? सोल्यूबल सॉल्ट, पानी में एकदम प्रॉपर्ली डिजॉल्व रहते हैं, जिसको आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। तो देखिए हार्ड वाटर में मैंने बताया हार्ड वाटर में क्या रहता है? हार्ड वाटर में जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल इंप्यूरिटीज ऑफ बायोकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। मतलब जो है आपके सोल्यूबल इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं, बायोकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखिए हार्डनेस की बात करेंगे तो याद रखिएगा टेम्पररी हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण से होता है? बायोकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसके कारण से होता है? बायोकार्बोनेट। बाय हार्डनेस मतलब टेम्पररी हार्डनेस, तो बाय हार्डनेस मतलब होता है बायोकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे तो बच गया कौन? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो क्लोराइड्स एंड सल्फेट जो होते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण जो है आपका परमानेंट हार्डनेस होता है। तो किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं? टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? टेम्पररी हार्डनेस जो बायोकार्बोनेट्स रहते हैं, देखिए एग्जांपल है कैल्शियम बायोकार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम बायोकार्बोनेट। तो कैल्शियम बायोकार्बोनेट को अगर आप हीट कर देंगे ना तो ये कैल्शियम बायोकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या रहता है? इनसोल्यूबल। तो अब क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो है पानी है आपका, जब आपने इसको हीट करते तो हीट करने के बाद यहाँ पे नीचे में क्या फॉर्म हो गया? नीचे में आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया, और इसके ऊपर में जो पानी है वो आपका क्या हो गया? सॉफ्ट वाटर हो गया। सॉफ्ट वाटर हो गया। इज इट ओके? तो जब हम क्या करते हैं कि पहले आपका कैल्शियम ये क्या था? बायोकार्बोनेट था जो कि आपका सोल्यूबल था। ये क्या था? आपका सोल्यूबल था। जैसे ही आपने इसको हीट किया इनसोल्यूबल हो गया। इनसोल्यूबल होने के कारण क्या हो गया? ये आपका जो है नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिया। अब इसको जो है आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे तो परमानेंट हार्डनेस क्यों होता है? आपका जो है क्लोराइड्स एंड सल्फेट से कारण होता है। एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये आपका क्या है? परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं, आपका सोल्यूबल फॉर्म में है। इसमें जब हम जो है सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, क्या? सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। रिएक्शन के बाद ये क्या? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। ये आपका इनसोल्यूबल है, नीचे पानी में सेटल हो जाएगा और फिर आपका सॉफ्ट वाटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है ड्रग्स एंड मेडिसिन की बात कर लेते थोड़ा सा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए अगर एंटीसेप्टिक की अगर हम बात करेंगे, एंटीसेप्टिक क्या होता है? द केमिकल विच प्रिवेंट और चेक द सेप्सिस ऑफ वाउंड।
जैसे बहुत कुछ वो केमिकल्स होते हैं जब को जो घाव वगैरह हो जाते हैं उसको और ख़राब स्थिति में जाने से रोकते हैं, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जाने से रोकते हैं, उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं, डेटॉल वगैरह यूज़ करते हैं, डेटॉल यूज़ करते हैं, बिथेनॉल यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम लोग घर में क्या फेनॉल यूज़ करते हैं, तो फेनॉल वगैरह क्या है आपका डिसइंफेक्टेंट है। एंटीपायरेटिक्स की बात करेंगे, आपको बॉडी का टेम्परेचर को लोअर करते हैं। जब आपको फीवर हो जाता है तो आप सभी को पता है कि हम जो है पैरासिटामोल लेते हैं, एस्पिरिन लेते हैं, ये सब आपको क्या है एंटीपायरेटिक्स है। एनाल्जेसिक्स की बात करते तो आपको पेन रिलीविंग है, दर्द को कम करने के लिए होता है, ठीक है ना, पेन रिलीविंग है। एग्जांपल क्या, एस्पिरिन हो गया, एल्जिन हो गया। ट्रांक्विलाइजर की बात करेंगे तो अल्सो कॉल्ड साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स, रिड्यूस एंजाइटी, इंड्यूस स्लीप एंड क्यूर मेंटल डिजीज। ओके, फिर सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की बात करते हैं, दे आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, रिड्यूस रेस्टलेसनेस, इमोशनल टेंशन एंड इंड्यूस स्लीप, ठीक है ना। या आप जब लेते हैं तो क्या डिप्रेशन वगैरह कम हो जाता है, इमोशनल टेंशन कम हो जाता है, आराम से सो पाते हैं। एनेस्थीसिया की बात करेंगे तो एनेस्थीसिया जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट बॉडी के लिए होता है, जैसे ऑपरेशन वगैरह करना होता है तब का एनेस्थीसिया दिया होता है, आपकी कंप्लीट बॉडी जो है सेंसलेस हो जाती है। एक होता है आपका लोकल एनेस्थीसिया, सपोज आपको हैंड में कुछ करना है, ऑपरेशन वगैरह करना है, तब आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप जो है फील नहीं कर पाएंगे, आपका हैंड पेन नहीं हो पाएगा। एनेस्थीसिया का क्लोरोफॉर्म लिया जाएगा, क्या दिया क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा एग्जामिनेशन में क्लोरोफॉर्म है, फ्लूथेन है। लोकल एनेस्थीसिया में क्या है कोकेन है, कोकेन, ठीक है ना, ये सब नाम आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स सपोज ये आपका हैंड है, ये हैंड है, यहाँ पे अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है तो इसमें आपको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, आपको एंटीबायोटिक्स देंगे। या फिर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो चुका है, बैक्टीरियल डिजीज़ हो चुका है, बैक्टीरियल डिजीज़ की अगर हम बात करेंगे, सपोज टीबी हो चुका है, तो टीबी आपका किसके बैक्टीरिया से होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको जो है एंटीबायोटिक दिया जाएगा, ठीक है ना, एंटीबायोटिक दिया जाएगा जिस ओके। फिर एंटा एसिड्स होता है, जैसे मान के चलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे स्टोमक में जो एसिड का सिक्रेशन होता है, एसिड का हमारे अगर स्टोमक की बात करेंगे तो एसिड का सिक्रेशन होता है, ओके, जस्ट मोमेंट। देखिए अगर हम बात करेंगे कि अगर एसिड की बात करते हैं, जब हमारे स्टोमक में HCl का सिक्रेशन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे जो है बेस को देना, बेस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो बेस हम कौन सा देते हैं, एसिड का हाइड्रोक्लोरिक है, एसिड के यहाँ पे हम लोग जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं बेस, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसे हम लोग एंटा एसिड टैबलेट भी कहते हैं, एंटा एसिड टैबलेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिएक्शन होने के बाद क्या होगा आपका, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर, दोनों आपका न्यूट्रल है, तो आपका एसिडिटी रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि एसिड है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, बेस ऐड करेंगे, बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, आपका एंटा एसिड है, ठीक है। इज इट ओके, क्लियर है। ठीक है, किसी को आई थिंक जो देख एग्जामिनेशन पर्पज से हमें स्टडी करना होता है, जैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके से हमें स्टडी करना होता है। एंड इन डिटेल तो अभी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि सारी चीज़ों को इन डिटेल पढ़ लिया जाए। सो थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।